हाँ जी बेटा जी, today we are going to revise 4 chapters, right? Anyone who knows them? The last lesson, the Tiger King, the enemy and keeping quiet. तो ये 4 चीजों में ऐसा क्या है? अदरवाइज ये पूरे बिखरे में है चैप्टर्स. Neither is the first poem the first from Vistas of Flamingo. तो ये चारों चैप्टर्स या पोएम में कौन सी चीज है जो कॉमन है, जिसके लिए मैं चारों को इकट्ठे पढ़ा रही हूं? What is it talking about? What are these 4 chapters talking about? The last lesson का theme क्या है? The last lesson का escapism and procrastination is one part. What else are they talking about? Love for own land. So it is basically patriotism. ठीक है? अवॉइडेंस ऑफ वॉर. वॉर के ऊपर कहीं ना कहीं पे वो कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं कि वॉर के रेपरकशंस क्या होते हैं. क्लियर? ओके. टाइगर किंग. टाइगर किंग की थीम्स क्या हैं? टाइगर किंग की थीम्स क्या हैं? क्रूअल्टी टू एनिमल्स. यस. देन निग्लेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पर्सनल परस्यूट्स. तो निग्लेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैन वी सी इट? निग्लेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और निग्लेक्ट ऑफ किंगडम, कुछ भी कह दो. कीपिंग क्वाइट. इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन तो है ही है. उसके साथ साथ इज इट एडवोकेटिंग वॉर्स और इज इट अगेंस्ट वॉर्स? इट इज अगेंस्ट वॉर. यस बच्चे. एंड देन फाइनली द एनिमी. द एनिमी मेन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी एंड पेट्रियोटिक ड्यूटी. बट उसके अलावा जब वो बात करते हैं कि जनरल इतना क्रूअल है, अपने पर्सनल रीजन के लिए उसने सदाओ को नहीं भेजा आगे, तो इज वॉर इंपॉर्टेंट फॉर हिम और इज हिज सेल्फ हेल्प मोर इंपॉर्टेंट फॉर? है ना? खुद की हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट. वॉर, कंट्री डज नॉट मैटर. So all these 4 chapters are somehow or the other co-linked. और जब इस तरह से चैप्टर को-लिंक्ड होंगे तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रापोलेशंस है, वो ये चैप्टर की लिंकिंग हो जाएगी. इसीलिए मैंने ये चारों चैप्टर्स आपकी रिवीजन में उठाए हैं. आज फर्स्ट डे रिवीजन में हम ये चारों चैप्टर्स करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू को-लिंक ऑल दीज चैप्टर्स. हाँ जी. सो लेट्स स्टार्ट विद कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है? पाब्लो नेरूदा. पाब्लो नेरूदा का जो बर्थ ईयर्स हैं दैट इज 1904 टू 1973. सो दैट मीन्स दैट उन्होंने बड़ी क्लोजली एक्सपीरियंस किया है द इल इफेक्ट्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड वॉर्स, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. साथ के साथ उनको ये भी नॉलेज है कि ये जो वर्ल्ड वॉर्स हैं ये कॉमन मैन ने नहीं कराया है. ये जनरली पॉलिटिशियंस या पीपल इन पावर जो होते हैं वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के चक्कर में पूरी दुनिया को लड़ा देते हैं. सो इन दिस पोएम पाब्लो नेरूदा वांट्स अस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट आवर एक्शंस. यही 2 वर्ड्स के साथ हम वोकैबुलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पोएम पे आते हैं, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अपने एक्शंस को एनालाइज करना, जज करना, समझना विद रिस्पेक्ट टू वन सेल्फ. हमारे एक्शंस हमें, हमारे अपनों को कैसे हार्म कर रहे हैं, हमने उनको कौन सी तकलीफ दी है, क्या वो एक्शन सही थे या गलत थे. और रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि हमारे एक्शंस वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. हम अपने एक्शंस को वर्ल्ड कंसेप्ट के साथ एनालाइज करते हैं कि हमारे एक्शंस ने क्या हार्म दुनिया को कॉज किया है.
with we retrospect our actions with in accordance to the consequences for the world, for the society and all. So these two words are very important. आप generally कोई long question attempt करोगे with respect to keeping quiet, तो आपको ये दोनों vocabulary के words very important होंगे. Next, if we talk about the chapter, तो ये जो chapter है ये 4 parts में basically divided है. The first part is talking about keeping quiet. जब वो हमारे को चुप रहने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है. सेकेंड पार्ट इज ही इज डिस्क्राइबिंग दैट क्वाइट मोमेंट, कि अगर ये क्वाइट मोमेंट पूरी दुनिया में आया तो क्या होगा. थर्ड पार्ट जो है वो उसकी ब्यूटी, उसका मतलब कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी दुनिया, कितने लोग अलग हो जाएंगे, उनके एक्शंस कितने अलग हो जाएंगे. ही इज गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल बी ब्यूटिफाइड if we keep quiet. And the last part of the poem is dealing with, he's giving us the example of the earth. He's talking about the dangers when we do not keep quiet, how we threaten ourselves with death. And उसके साथ साथ ही वो हमें बताता है कि keeping quiet जो है, it is, it has the power to rejuvenate, it has the power to give you new life. So quickly अभी एक फटाफट से chapter poem का हम quickly we'll just go through all the lines of the poem so that आपको पूरी understanding हो जाए. The first lines are, now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पे सबसे पहले 12 का सिग्निफिकेंस समझ लो. 12 जो होता है दैट रिफर्स टू टाइम. इट इज द 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक. इट रिफर्स टू द 12 जोडियक साइंस. ये टाइम को बेसिकली रिफर कर रहा है, और वो हमें बोल रहा है, जब वो बोल रहा है कि लेट्स नाउ वी विल काउंट टू 12, तो वो बेसिकली हमें ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम चुप रहेंगे. वी विल ऑल कीप स्टिल. चुप रहेंगे और कोई भी एक्शन नहीं करेंगे. एक्शन एज इन डिस्ट्रक्टिव एक्शन. फिर वो बोलता है कि पूरी धरती पे, नॉट जस्ट अस, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पूरी धरती पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. अब जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो अगर मिसिया हैमिल के वर्ड्स हम देखें तो उनके लिए लैंग्वेज वाज आवर आइडेंटिटी, इट वाज अ फॉर्म ऑफ यूनिटी. बट यहाँ पे पाब्लो नेरूदा वेरी क्लियरली बता रहे हैं कि लोगों ने लैंग्वेज को सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए नहीं रखा है, उन्होंने लैंग्वेज को डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस बना दिया है. जिसको हम लिंग्विस्टिक शोविनिज्म कहते हैं. हम लैंग्वेज के कारण यूनाइट होने की जगह डिवाइड हो रहे हैं. तो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं लैंग्वेज के, तो लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे और फिर हम सब यूनाइट हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे. और साथ ही साथ वो बोलता है, अपार्ट फ्रॉम नॉट टॉकिंग, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. आर्म्स यहाँ पे इट्स अ पन, इट हैज अ डबल मीनिंग. आर्म्स एज इन आवर बॉडी पार्ट, हमारी बाजू, एंड आर्म्स एज इन आर्म्स इन एम्यूनिशन, जो न्यूक्लियर वॉरफेयर में इधर उधर जाती है. जब न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए आर्म्स इधर उधर जाती हैं, तो उससे वॉर क्रिएट होता है, उससे लोगों के बीच में लड़ाई होती है, पीस नहीं होता है. जब हम अपनी बाजुएं उठाते हैं तो हम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए नहीं उठाते हैं, हम एक दूसरे को पनिश करने के लिए, मारने के लिए, बुरे काम करने के लिए उठाते हैं. सो द पोएट वांट्स अस टू स्टॉप फॉर 1 minute and not do both the activities, either moving the arms and the ammunitions or moving our body part for destructive activities. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, मतलब हमें इसमें कैसे चुप रहना है, ये हमारे को बताया जा रहा है. सेकेंड पार्ट पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये मोमेंट कैसा होगा. वो बोल रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मतलब वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक, वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट. क्यों? बिकॉज इट विल बी विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. वो बोल रहे हैं कि इस मोमेंट में कोई भी इंसान किसी को हार्म नहीं करेगा,
कोई इंजन्स नहीं होंगे, हम इधर उधर भाग नहीं रहे होंगे, हम पागलों की तरह एक चीज के पीछे नहीं पड़े होंगे, हम सब शांति से कुछ देर के लिए आराम से बैठे होंगे। और जब हम सब शांति से एक दूसरे के साथ बैठे होंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम यूनाइटेड होंगे। हम उस रैट रेस में नहीं होंगे टू कम फर्स्ट, हम उस रैट रेस में नहीं होंगे कि मुझे उससे ज्यादा कमाना है, या मुझे उससे बेटर घर चाहिए, या मुझे उससे बेटर जिंदगी चाहिए। हम उस क्वाइट मोमेंट में इकट्ठे होंगे एक दूसरे के साथ। और ये मोमेंट जो होगा वो बहुत स्ट्रेंज होगा। स्ट्रेंज क्यों होगा? बिकॉज धरती पर पहले कभी भी ये मोमेंट नहीं आया है। वी आर द लकी वंस, हमने ये मोमेंट धरती पे देखा है ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, जब पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। वी सॉ द बेनिफिट्स, पोल्यूशन हट गया था, फैमिली बॉन्डिंग हो गई थी, फैमिली आपस में टाइम स्पेंड कर रही थी, हमने अपने अंदर नई स्किल्स ढूंढी थी, पैदा करी थी। सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज मोमेंट। अब इसी लाइन के साथ उन्होंने वर्ड यूज किया है सडन। सडन इसलिए है बिकॉज इट इज नॉट प्री प्लान्ड, इट इज सडनली, अचानक से सबने सोचा कि नहीं, हम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करेंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज छोड़ देनी है। अचानक से हुआ है, इसलिए ये सडन है। सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द टर्म सडन स्ट्रेंजनेस। फिर वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि इस मोमेंट में और क्या क्या होगा। वो फिशरमैन की बात कर रहे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कोल्ड सी रिफर्स टू द कोल्ड एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड अस। ज्यादातर लोग जो हमारे आसपास हैं वो वार्म नहीं है। एक दूसरे को देखा देखी हम सब अपने अंदर हमने एक इनह्यूमैनिटी पाली है कि वो हमारा नहीं सोचते, हमारे लिए नहीं करते, तो हमें क्या जरूरत है करने की। हम उसी कोल्ड सी का हिस्सा है। वी आर ऑल फिशरमैन, बट फिशरमैन इस कोल्ड सी में क्या करेंगे? दे वुड नॉट हार्म वेल्स। अगर हम वेल्स का एग्जाम्पल ले, तो वेल्स फिशरमैन के लिए बहुत बहुत कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज वेल को बेच के उसको जो इनकम मिलेगी, उससे उसकी ऑलमोस्ट लाइफ सेट हो जाएगी, उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है वेल इज द बिगेस्ट मैमल। बट वो बोल रहा है कि इस एग्जॉटिक मोमेंट में, इस यूनिक मोमेंट में, जो फिशरमैन है वो भी वेल को हार्म नहीं करेगा, वो उसको जाने देगा। राइट? वो दुनिया के बारे में सोचेगा कि जब मैं वेल्स को हार्म करता हूँ तो वर्ल्ड का कितना डिग्रेडेशन होता है, वर्ल्ड में कितना हमारी धरती धीरे धीरे खत्म हो रही है, पूरा हमारा सिस्टम, इकोसिस्टम खत्म हो रहा है। तो इस मोमेंट में दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोस्पेक्शन, हमारे एक्शंस दुनिया को कैसे हार्म कर रहे हैं। तो इस मोमेंट में फिशरमैन वेल को हार्म नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल ही इज गिविंग ऑफ द मैन गैदरिंग द सॉल्ट। वो बोलता है कि द मैन गैदरिंग द सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। हमारे एक्शन हमें खुद को कैसे तकलीफ दे रहे हैं। आप सबको पता है कहावत, जले पे नमक छिड़कना, मतलब कहीं पर चोट हो, वहां पे नमक लग जाए तो जो जलन होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। सॉल्ट गैदरर के हाथ काम कर करके करोड़ हो गया है, वो फिर भी उन्हीं जख्मी हाथों से काम करता जा रहा है। तो इसीलिए पाब्लो नेरूडा ने सॉल्ट गैदरर का एग्जाम्पल लिया है कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ही विल लुक एट द हार्म ही इज डूइंग टू हिमसेल्फ, ही विल इंट्रोस्पेक्ट हिज एक्शंस। राइट? अब नेक्स्ट, अब बच्चे ना जनरली पेज टर्न होता है ना, तो उनको लगता है कि बस यही दो एग्जाम्पल्स हैं। नो, नेक्स्ट पेज पे भी इस एग्जॉटिक मोमेंट में क्या क्या ब्यूटीफुल होगा उसकी एग्जाम्पल्स कंटिन्यू हो रही हैं। देन ही इज टॉकिंग अबाउट दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। दोज किसको रिफर करता है? जो पॉलिटिशियंस हैं, द पीपल इन पावर हु इनिशिएट, अपने सेल्फिश रीजन के लिए वॉर्स करवाते हैं। तो ये जो वर्ड दोज है ये उनको रिफर कर रहा है। अब ये जो दोज है ये क्या क्या करते हैं? दे प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स का ड्यूअल मीनिंग है। अगेन, ग्रीन वॉर्स रिफर्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब हमारा जो ये डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, जो हम धरती से ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं, सो दैट इज बीइंग रिफर्ड टू ग्रीन वॉर्स। सेकेंडली, ग्रीन वॉर्स का जो मतलब है दैट इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तीन तरह की वॉरफेयर होती है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर।
तो ये तीनों वॉर्स का मेंशन है, अलोंग विद दैट जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग या जो धरती को हम खुद से हार्म कर रहे हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, जिसके कारण साथ साथ हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो रहा है और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती बहुत तेजी से गर्म हो रही है। तो ये तीनों चीजों को पाब्लो नेरूदा ने इस पोएम में ही डाला है बाय सेइंग दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स मैंने आपको बता दिया, वॉर्स विद गैस, wars with gas refers to pollution, wars with gas refers to chemical warfare, right? chemical में gases release होती हैं और वो gases have the capacity to kill at just a whiff। अगर आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा होगा तो सोल्जर्स बकायदा मास्क पहन के गए थे वॉर करने के लिए। तो यहाँ पे वो वॉर्स विद गैस उस चीज को रेफर कर रहे हैं। एंड देन वॉर्स विद फायर रिफर्स टू न्यूक्लियर वॉरफेयर और ग्लोबल वार्मिंग, जो हम धरती को इतना तेजी से गर्म कर रहे हैं। तो अब ये वॉर्स कैसी हैं? वॉर्स को उन्होंने फर्दर डिस्क्राइब किया है, वॉर्स वेयर देयर इज नो विक्ट्री, विक्ट्री तो होती है, आई एम सॉरी, विक्ट्री तो होती है बट देयर आर नो सर्वाइवर्स। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। ये बड़ी आयरॉनिक सी लाइन है कि आपको विक्ट्री तो मिल जाएगी बट उस विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए कोई सर्वाइवर ही नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर में आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था वहां का हाल क्या हुआ था। तो व्हाट यूज इज सच अ विक्ट्री इफ देयर आर नो सर्वाइवर्स? इट्स अ वेरी आयरॉनिकल लाइन। अब ये लोग क्या करेंगे इन द एग्जॉटिक मोमेंट? उस एग्जॉटिक मोमेंट में ये लोग, मतलब जो पॉलिटिशियंस है, द पीपल इन पावर, इनका भी माइंडसेट चेंज होगा। ये लोग भी अब वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे। दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब ये नहीं है कि साफ सुथरे कपड़े, मिट्टी धूल से हटाकर नए कपड़े, नो। क्लीन क्लोथ्स रिफर्स टू क्लीन थॉट्स। अपना दिमाग का सोच जो है, जो उनकी समझ है, वो चेंज करेंगे, पीस की तरफ अपने दिमाग को लेकर जाएंगे। एंड फर्दर पाब्लो नेरूदा कह रहे हैं दे वुड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। यहाँ पे ब्रदर्स रिफर्स टू ऑल दोज पीपल जिनको अब तक वो अपना दुश्मन मानते थे। इन द शेड डूइंग नथिंग का मतलब है, शेड रिफर्स टू द कूलनेस, कि मन शांति से एक सब भाईचारे में शांति से एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करेंगे। डूइंग नथिंग रिफर्स टू डूइंग नो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। दे विल बिकम ब्रदर्स। वो एक दूसरे की मदद के बारे में सोचेंगे, खुशी के बारे में सोचेंगे। दे विल थिंक अबाउट बेनिफिटिंग एवरीवन। उनका दिमाग शांत होएगा, गर्मी से नहीं भरा होएगा, गुस्से से नहीं भरा होएगा, बिल्कुल शांति से वो एक दूसरे की मदद के बारे में सोचेंगे। सो ओवर हियर वी फिनिश विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पोएम। देन वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम वेयर द पोएट इज एकदम अचानक से उनको रियलाइजेशन होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग। तो इसका मतलब क्या है? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, कोई काम करना छोड़ दें? नो, इसका मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि ही सेज दैट जो हमारे एक्शंस हैं वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होने चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। ही सेज आई डू नॉट वांट यू टू कंफ्यूज टोटल इनएक्टिविटी विद डेथ। बोलते हैं कि जिंदगी मिली है तो काम तो करना ही है। अब जो भी काम कर रहे हो वो लोगों के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे को जो भी काम हम कर रहे हैं वो दुनिया की भलाई के लिए होना चाहिए। वो बोल रहे हैं what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. I am not advocating death. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा जो जन्म हुआ है वो मरने के लिए हुआ है। वो सिंपली ये कह रहे हैं कि आपने जन्म लिया है तो जो जिंदगी के कामकाज हैं वो तो करने ही हैं, बट ये कामकाज लोगों को दुखी करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होने चाहिए। Secondly, over here he is also talking about rat race, the competition we are involved in. हम इतना उलझ गए हैं सबसे बेटर बनने में, सबसे अच्छा बनने में, कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल चुके हैं। वो हम बस एक कंपटीशन में है कि मेरी लाइफ उससे बेटर होनी चाहिए। तो वो बोल रहा है, वो इसी बात पे आ रहा है कि इफ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम वन ट्रैक माइंड नहीं रख रहे होंगे
और आगे आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे होंगे और सिर्फ कुछ देर के लिए हम चुपचाप से बैठ सके वहां पे, तो what will happen? Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यहाँ पर ये जो आजकल के बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा उलझन ये 4 लाइन्स में उनकी लाइफ की चल रही है। जब हमें समझ में नहीं आता कि हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन से कर रहे हैं, इसके आगे क्या होगा। मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे अपने जेई मेंस क्लियर करने हैं, बट मुझे एडमिशन नहीं मिला, मेरा रैंक नहीं था, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? अगर मुझे नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना है, मेरा रैंक नहीं आया, तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। मुझे मुझे आर्किटेक्ट बनना है बट मुझे ड्राइंग नहीं आती, मुझे टीचर बनना है बट मुझे बातें याद नहीं रहती, सो डज दैट मीन दैट योर लाइफ हैज एंडेड? नो। तो बट नॉर्मल बच्चा क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। बट पाब्लो नेरुडा कह रहे हैं कि नहीं, आपने इस रैट रेस से बाहर निकलो। अगर आप सिंगल माइंडेड नहीं होगे तो आप कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचोगे। सुसाइड के बारे में नहीं सोचोगे तो एक साइलेंस आएगा, देयर विल बी अ ह्यूज साइलेंस। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आसपास आपके एक साइलेंस आएगा, आप अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करोगे और आपको समझ में आएगा कि अगर आप अपना लाइफ गोल अचीव नहीं कर पाए हो तो उससे जिंदगी खत्म नहीं होती है। यू विल नॉट थ्रेटन योर सेल्फ विद डेथ। आप मरने के बारे में नहीं सोचोगे कि अब जी कर क्या करना है। वो बोल रहा है कि ये नहीं हुआ तो जिंदगी में और बहुत कुछ है जो आप जी सकते हो, कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, जो एक्चुअल में शायद आपके लिए और भी ज्यादा बेटर होगा। हमें लगता है कि बस यही ये है हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं है, एंड वी थिंक कि बस ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, जो ये साइलेंस आएगा, एक्सोटिक मोमेंट आएगा, उसमें आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे और आप रियलाइज करोगे कि लाइफ में इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। इसी के साथ वो हमारे को एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ देते हैं। वो बोलते हैं ना कि जब आप अर्थ को देखो, विंटर सीजन आता है, अब विंटर सीजन खत्म हुआ है, आप देखोगे स्प्रिंग सीजन शुरू होने वाला है, आप देखोगे कि आसपास के जो पेड़ हैं उनके सारे पत्तियां गिर गई थी, बट अब जैसे स्प्रिंग सीजन आ रहा है तो छोटे छोटे बड्स उसमें आ रहे हैं। So this is the same example he is citing in this poem. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. बोलता है कि विंटर में हमें लगा कि ये पेड़ सूख गया है, बट अब जब स्प्रिंग आई है तो हमें उसमें दिख रहा है कि इट इज स्टिल अलाइव। तो वैसे ही जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि जो हमें नहीं मिला वहां पे जिंदगी खत्म नहीं होती है, उसके आगे और भी नए रास्ते निकलेंगे विच विल मेक अ लाइफ इवन बेटर, मोर ग्रीनर, स्प्रिंग हमारी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। नाउ कम बैक टू द लास्ट 2 लाइन्स। अगर आप ये लास्ट 2 लाइन्स को फर्स्ट 2 लाइन्स के साथ कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड क्वाइट अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। अब लास्ट 2 लाइन्स में वो बोल रहे हैं, नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब देखो, पहले उन्होंने कहा वी विल काउंट टू 12, अब वो बोल रहे हैं आई काउंट टू 12। सो व्हाट डज दिस रिफर टू? दैट आई हैव फुलफिल्ड माय वर्क। मैं यहाँ पे काम करने आया था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट एवरीवन। जो भी मेरी पोएम पढ़ेगा उनमें अवेयरनेस आएगा दैट वी शुड नॉट डू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। वो इंट्रोस्पेक्ट करेगा, रेट्रोस्पेक्ट करेगा। अब आई काउंट अप टू 12 का मतलब नाउ आई विल कीप क्वाइट। अब मैं चुप रह के अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट करूंगा। और अब उसके बाद अब तुमने क्या करना है, अब तुम भी सोचो, यू कीप क्वाइट। अब तुम भी सोचो कि तुमने क्या करना है, हाउ कैन यू चेंज योर लाइफ, एंड बिकॉज माई वर्क इज डन सो आई विल गो। सो ही इज बेसिकली पुटिंग द ओनस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि आई हैव डन माई ड्यूटी, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू योर ड्यूटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई विल बी गोइंग। सो दैट इज हाउ द पोएम एंड्स। अब लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं बच्चे, वो मैं नहीं करा रही हूँ, ऑलरेडी बहुत वीडियोस लिटरेरी डिवाइसेस की पड़ी हुई हैं। इसमें जो मेन था वो आयरनी था, पन था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें काफ़ी अदर डिवाइसेस भी हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीज़ें प्रॉपर नोट्स में डाल रही हूँ। इनफैक्ट ऑल माई वीडियोज़, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड the entire summary, themes, focus points,
literary devices of different chapters and poems in the description box. So for a quick revision while listening to this video, you can also go through the description box. So ending with this, I hope that you liked the video, and if you liked it, please do subscribe and share it with your friends, and do press the bell icon for further notifications so that जो भी अब नई रिवीजन वीडियो सीरीज आ रही हैं तो आपको साथ के साथ बिफोर एग्जाम्स मिलती जाए. So thank you so much everyone.